मार्क्स के लिए मजदूरों की तनख्वाह में बढ़ा उनके जीवन, उनके आत्मसम्मान और उनके साथ निरपेक्षता में जरूरी है। ¡Inquilab! ¡Zindabad! Patria o muerte. Приятной радостной связи. Товарищи, рабочий крестьянин. Uno toma uno. Es stimmt oyes. You will easy. सत श्री अकाल जी। आज हम अपनी मार्क्सवाद की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसके तीसरे भाग के साथ पेश हुए हैं। आज हम कार्ल मार्क्स की किताब वेजेस, प्राइसेस और प्रॉफिट के बारे में आपसे बात करेंगे। अभी तक इस सीरीज में हम मार्क्सवाद और एंजल्स की किताब सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक के बारे में बात कर चुके हैं। अब ये किताब वेजेस, प्राइसेस और प्रॉफिट दो भागों में विभाजित है। पहला भाग है जिसमें कार्ल मार्क्स जॉन वेस्टन के तर्कों का जवाब देते हैं। वो हमने 2 शॉर्ट्स के माध्यम से यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। आज हम इसके दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे जहां पर कार्ल मार्क्स अपनी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारे सामने रखते। अब मार्क्स अपनी बात यहां से शुरू करते हैं कि तनख्वाह के मुद्दे से पहले हम ये देखें कि चीजों का दाम कैसे निर्धारित होता है, और कहते हैं कि चीजों का दाम निर्धारित उसी तराजू से किया जा सकता है जो समाज की सब चीजों को लेकर साझी हो, जो कि है चीजों को बनाने वाली मजदूरी या लेबर। मार्क्स कहते हैं कि लेबर इंडिविजुअल या व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, वो सामाजिक होनी चाहिए। और दूसरी बात, लेबर वो समा है जिसमें एक मजदूर कितने घंटे लगाकर उस चीज को समाज के लिए बनाता है। आज के समय में भी आपने देखा होगा कि मजदूरों को दिहाड़ी दी जाती है, वो भी इसी तरह से उनकी मजदूरी या तनख्वाह को दिन या समय के तराजू पर तोलकर उनको देने की प्रक्रिया है। इसके बाद मार्क्स इससे गहराई में जाते हैं। वो कहते हैं कि एक मजदूर अपने मालिक को अपनी लेबर नहीं बेचता, वो अपनी लेबर पावर बेचता है। इनमें थोड़ा सा अंतर है। लेबर है कि एक चीज को बनाने में कितना समय लगा, और लेबर पावर है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मजदूर कितना समय अपने मालिक को अपनी जिंदगी का देता है कि दिन में मैं इतना समय तुम्हारे लिए काम करूंगा। लेबर वो सटीक समय है कि कितना समय उसने काम किया उस चीज को बनाने में, पर उसका नाप करना थोड़ा मुश्किल है। लेबर पावर एक निर्धारित समय है जिसके अंदर मजदूर आकर अपना काम करेगा और अपने मालिक को अपनी सर्विसेज देगा। आज भी जो एम्प्लॉइज 9 to 5 काम करते हैं, तो वो 9 to 5 के बीच का जो समय है वो भी अपनी लेबर पावर दे रहे हैं अपने मालिक को। इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि लेबर पावर का क्या मूल्य है। इसके लिए मार्क्स कहते हैं कि ये 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला तो एक मजदूर को अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने का खर्च, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो सब इसमें आता है। दूसरी चीज, जैसे मशीनों के खराब या पुरानी होने पर उनको बदल के नई मशीनें आती हैं, उसी तरह मजदूरों के बूढ़े या कमजोर होने पर उनकी अगली नस्ल आकर मजदूरी कर सके, इसलिए मजदूर को अपने परिवार को भी पालने का खर्च चाहिए, वो भी इसमें से आता है। और तीसरा, जो तकनीक या जो स्किल या जो हुनर हासिल करके मजदूर अपनी मजदूरी कर पा रहा है, उसको पाने का खर्चा भी इसमें आता है। इसी कारण हर तरह की मजदूरी का दाम अलग है। एक डॉक्टर को जो अपने स्किल इंक्वायर करने में खर्च लगा और एक मजदूर को जो लगा उसमें फर्क है, इसीलिए दोनों की तनख्वाह में भी फर्क है। इसके बाद मार्क्स इस मुद्दे पर बात करते हैं कि मुनाफा कहां से आता है। मार्क्स कहते हैं कि चीजों को दाम के ऊपर बेचने पे जो पैसा हासिल होता है वो मुनाफा नहीं है, क्योंकि अगर चीजों को ज्यादा दाम पे बेचा जाएगा तो जब उन्हें खरीदना पड़ेगा तो उसका ज्यादा दाम देना भी पड़ेगा, इसलिए वो चीजें आपस में ही कट जाएंगी और लंबे समय में ज्यादा दाम पर बेचा जाना मुनाफा नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो पैसा वैसे ही चला जाएगा। मार्क्स कहते हैं कि चीजों का असली मुनाफा उनकी असली कीमत में ही है। इसको मैं आपको समझाता हूं।
मान लो एक मजदूर को अपनी जिंदगी के खर्च पूरे करने के लिए 6 घंटे काम करना पड़ता है, तो वो 6 घंटे की उसकी लेबर पावर है। पर जरूरी तो नहीं कि मजदूर उतना वक्त ही काम करे। हो सकता है उसके काम करने की क्षमता 9 घंटे की है, पर जरूरत 6 घंटे की है, तो वो 9 घंटे काम करता है। पर मजदूरी या तनख्वाह उसको 6 घंटे की मिलेगी, क्योंकि वो उसकी लेबर पावर है। अब जो ये 3 घंटे ज्यादा उसने काम किया लेबर पावर से, और जिसका तनख्वाह उसको नहीं मिली, यही चीज जाकर पूंजीपति की जेब में मुनाफा या सरप्लस वैल्यू के रूप में डलती है। आगे जाकर ये जो सरप्लस वैल्यू या मुनाफा है, ये 3 भागों में विभाजित होता है। एक तो मुनाफा जो पूंजीपति की जेब में जाएगा, एक उस जगह का किराया जिस पर पूंजीपति काम कर रहा है, और एक वो कर्ज के पैसे जिसको लेकर पूंजीपति ने काम शुरू किया। अब मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति आमतौर पर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि पहले इन सब खर्चों के साथ चीजों का दाम निर्धारित होता है, उसके बाद उसको बेच के उससे मुनाफा दिया जाता है, और उसका एक बहुत छोटा हिस्सा पूंजीपति अपनी जेब में रखता है। मार्क्स कहते हैं ऐसा नहीं है, पहले चीज को बेचा जाता है, उससे जो मुनाफा आता है उसको रखा जाता है, फिर ये जो है 3 भागों में बांटा जाता है। पूंजीपति ये दिखाने की कोशिश करता है कि असल में पूरी कैपिटल या पूरी पूंजी का बहुत छोटा हिस्सा उसको मिलता है। मार्क्स कहता है कि पहले जो मजदूर है उसका शोषण हो जाता है, उसमें से पूंजीपति अपना मुनाफा निकाल देता है और फिर उनको बांटता है। यानी हर हालत में सबसे ज्यादा शोषण मजदूर का ही होता है। आगे मार्क्स कुछ कारण बताते हैं कि क्यों मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। मार्क्स कहते हैं कि समय के साथ जरूरत की चीजों का दाम बढ़ता है, रोटी कपड़ा इन चीजों का दाम बढ़ता है, इसके साथ मजदूरों की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर सके। दूसरी बात मार्क्स कहते हैं कि मान लो ज्यादा खदानें मिलने से सोना और चांदी ज्यादा मिल गया, इससे मुद्रा की जो कीमत है वो घट जाती है, और मजदूर उतने पैसों में ही अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। इसलिए इस सब के साथ भी मजदूर की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। तीसरा कारण मार्क्स देते हैं कि पूंजीपति हमेशा चाहता है कि जो मजदूर है उसको कम से कम तनख्वाह दी जाए और ज्यादा से ज्यादा उससे काम करवाया जाए। तो ज्यादा तनख्वाह की जो मांग है वो मजदूर की ढाल है इस चीज के खिलाफ। और अंत में मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीवाद है वो एक साइकिल में चलता है। पहले उसके अंदर स्टेगनेशन होती है, उसका रिवाइवल होता है, उसमें बूम आता है, उसके बाद वो ओवर प्रोडक्शन करता है और फिर स्टेगनेट हो जाता है। इस साइकिल के अंदर कभी पूंजीपति ज्यादा मुनाफा कमाता है, कभी कम, लेकिन मजदूर की तनख्वाह एक रहती है। इसलिए मजदूर को भी अच्छे समय में ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह की मांग करनी चाहिए, ताकि जब बुरा समय आए तो वो अपना गुजारा कर सके। इन 4 कारणों पर मार्क्स ये कहते हैं कि मजदूर की तनख्वाह की मांग बिल्कुल जायज है। पहला, चीजों का महंगा होना। दूसरा, मुद्रा का दाम घटना। तीसरा, ज्यादा घंटों की और कम तनख्वाह की मांग के खिलाफ सुरक्षा। और चौथा, पूंजीपति के साइकिल के अंदर से अपना फायदे का हिस्सा निकालना। इन 4 कारणों पर मार्क्स कहते हैं कि मजदूर की ये मांग बिल्कुल जायज है। और इसके बाद अंत में मार्क्स अपनी थ्योरी का निष्कर्ष देते हैं। वो कहते हैं कि पूंजीवाद जो सिस्टम है ये अपने आप में ही एक संघर्ष है पूंजीपति और कामे के बीच का। असल में इस सिस्टम में एक का फायदा दूसरे का नुकसान है। अगर पूंजीपति ज्यादा मुनाफा लेता है तो मजदूर का शोषण होता है, और अगर मजदूर ज्यादा अपनी तनख्वाह लेता है तो पूंजीपति का मुनाफा घटता है। इन हालातों में ये सिस्टम ज्यादा देर चल नहीं सकता। मार्क्स कहते हैं कि इस संघर्ष की भी एक सीमा है। तनख्वाह कम से कम उतनी ही हो सकती है जितने में मजदूर अपनी जरूरतों का गुजारा कर सकता है, और काम करने के घंटे ज्यादा से ज्यादा उतने ही हो सकते हैं जितने में एक मजदूर थक कर मर नहीं जाता। दोनों हालातों में नुकसान या बुरी हालत मजदूर की होती है। और मार्क्स ये भी कहते हैं कि समय के साथ साथ जब तकनीक बढ़ेगी और ज्यादा मशीनें आएंगी तो मजदूर की अहमियत और घटती जाएगी। इसलिए समय के तौर पर मजदूर की ये जो संघर्ष है अपनी तनख्वाह बढ़ाने का, ये सही तो है, पर ये अंतिम मुकाम नहीं है। अंतिम मुकाम समाजवाद है, जिसमें ये सब मजदूर या प्रोलेटरिएट या समाज अपने हाथ में उत्पादन के संद को लेगा और उससे अपने आपस में ही वो सारी पूंजी बांट लेगा, ताकि
मजदूर के हकों की सुरक्षा भी हो सके और इस संस्था में जो समाज का फायदा होगा वही मजदूर का भी फायदा होगा, क्योंकि पूंजी अंत में सब में बांटी ही जाएगी। यहां पर मार्क्स की किताब वेजेस, प्राइसेस और प्रॉफिट खत्म होती है। यहां पर बहुत संक्षेप में मार्क्स ने अपनी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी समझाई। इस चीज को विस्तार में हम उनकी किताब दास कैपिटल के वक्त भी समझेंगे। अब अगली वीडियो में हम मार्क्सवाद का सबसे प्रसिद्ध साहित्य द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।